Right. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Right. तो आज हमने करना ये है कि we have to start with the mass elements और we'll mainly talk about a few example problems because जो technique है it is essentially the same as the spring. क्योंकि हम कोई एनर्जी की इक्विवेलेंस करके करेंगे इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी बट द मेथड रिमेन्स द सेम. हमें वही काइनेमेटिक रिलेशनशिप्स निकालनी पड़ेंगी, उसी तरीके से वी हैव टू डील विद एवरीथिंग. सो विल very quickly jump into the problems and we'll look at a few problems today. और शायद अगली क्लास में भी एक प्रॉब्लम इसका करेंगे and then we'll do the damping. So we'll then do the damping elements in the next class and then we'll finish this topic. तो अभी बेसिकली जो मास एलिमेंट हम लोग जब इक्विवेलेंस कर रहे होंगे तो इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी विल टॉक अबाउट we're going to talk about kinetic energy और kinetic energy में we'll again have to, either a translation or a rotation. तो translation के लिए our energy is going to be in terms of the mass और rotation के लिए it is going to be in terms of moment of inertia. Units यहाँ पे दोनों के मैंने mention किए हुए हैं. It will either be in kgs or this is a unit for moment of inertia, right? इसके यूनिट को you can actually simplify this a little bit if you think about this. ठीक है. Anyways, so the point is काइनेटिक एनर्जी दोनों की किस तरीके से डिफाइन होती है. ट्रांसलेशन के लिए इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर. तो हम लोग वी यूजुअली वी और ओमेगा हम लोग इस कोर्स में यूज नहीं करेंगे. विल specifically mention the differentiation, so we'll call it x dot or theta dot. So it is either half m x dot square or half j theta dot square. सही है. तो ये दोनों हमारी काइनेटिक एनर्जीज हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन के अंदर. जिस तरीके से हम लोग अपने स्टिफनेस के लिए स्ट्रेन एनर्जी को इक्वेट कर रहे थे ओरिजिनल सिस्टम में और इक्विवेलेंट सिस्टम में, द सेम थिंग विल हैपन नाउ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोग अपने ओरिजिनल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. उसमें जितनी भी डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी की टर्म्स आ रही होंगी उनको किसी एक सिंगल वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे काइनेमेटिक रिलेशनशिप से और उसको इक्वेट करा देंगे अपने इक्विवेलेंट सिस्टम से. वेलोसिटी को कैंसिल करा देंगे दोनों साइड पे एंड विल गेट आवर इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट इनर्शिया डिपेंडिंग हम थीटा में वेलोसिटी लिख रहे हैं कि एक्स थीटा में वेलोसिटी लिख रहे हैं, राइट. तो दैट्स अ बेसिक आइडिया. एग्जाम्पल सिस्टम इसका जो एक है जिसको हम अगली साइड में देखेंगे दैट इज अ रोलिंग मोशन. अब रोलिंग मोशन में क्या हो रहा होता है कि दिस if this is a let's say a wheel, this thing is rotating about its center as well as translating. तो ठीक है, इसमें दोनों डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं. एक्स में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और थीटा में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है. बट if we assume that this does not slip here, इस सरफेस के ऊपर का स्लिप कंडीशन नहीं है, then this is a 1 degree of freedom system because इसका जो x और theta है they can be related together with this kinematic relationship. So this no slip condition is actually our kinematic relationship. सही है. This is only true when you have no slip condition. जब ये slip होने का ऑप्शन होगा यानी कि अगर मैं इस व्हील को रिजिडिटी पकड़ के इस सरफेस के ऊपर ड्रैग करना शुरू कर दूं उसका मतलब रोल नहीं हो रहा, सिर्फ स्लाइड हो रहा है. इन दिस केस इट इज अ स्लिपिंग कंडीशन. तो एक्स और थीटा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. या फिर मैं ये करूं कि यहाँ पे मैं व्हील को पिन कर दूं एंड आई स्टार्ट रोटेटिंग इट. तो एक्स मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये पिन है यहाँ पे. तो यहाँ पे इसके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही होगी बिकॉज यही इसी एग्जैक्ट पोजिशन पे ये रोटेट होता जा रहा है. ठीक है. तो स्लिपिंग की कंडीशन में अ व्हील बिकम 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर मैं एक प्लेन मोशन की बात करूं और नो स्लिप कंडीशन में इट इज 1 डिग्री फ्रीडम. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ नो स्लिप कंडीशन ऑफ अ व्हील. तो दिस इज द काइनेमेटिक रिलेशनशिप इक्वल्स टू x इक्वल्स टू r थीटा. इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको दोनों तरह के मोशन कंसिडर करने पड़ेंगे. ठीक है. दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द स्प्रिंग. जब स्प्रिंग्स होते थे हम सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जितने स्प्रिंग्स होते थे उनकी ट्रांसलेशन स्प्रिंग्स की ट्रांसलेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते थे, टॉर्जनल स्प्रिंग्स की टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते थे एंड वी एडेड इट टू फाइंड द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम. द सेम थिंग विल डू हियर. अब आपके पास अगर दो मासेस हैं, एक ट्रांसलेट कर रहा है एक रोटेट कर रहा है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकल के टोटल में ऐड हो जाएंगी. काइनेटिक एनर्जी में ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक सिंगल मास ट्रांसलेट भी कर रहा हो रोटेट भी कर रहा हो. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. So this is the same actual body which is translating as well as it is
rotating as well. तो इसकी जो total kinetic energy होती है that is equal to the translation kinetic energy which is half mx dot square plus the rotational kinetic energy which is this. And एक important point यहाँ पे है जो कि थोड़ा technical point है, वो ये है कि this rotational kinetic energy is actually at the center of gravity, has to be at the center of gravity of the body. ठीक है, अगर सेंटर ऑफ रोटेशन पे ले रहे होते हैं, ये डायनेमिक्स का एक टॉपिक है, इफ यू रिमेंबर इन सेमेस्टर 3 यू मस्ट हैव स्टडीड दिस. अगर आप इसको सेंटर ऑफ रोटेशन के ऊपर ले रहे होते हैं तो दिस थिंग चेंजेस टू अ सिंगल क्वांटिटी हाफ जे नॉट थीटा डॉट स्क्वायर, जिसमें दिस इज द जे नॉट इज द moment of inertia at the center of rotation and g is the moment of inertia at the center of gravity. तो जब भी हम किसी बॉडी की रोटेशन को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट स्टडी कर रहे होते हैं तो उसकी रोटेशनल और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जीज दोनों को लेना पड़ता है, चाहे वो आपका एक बार ही क्यों ना हो. इफ दिस इज अ बार एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस इट इज फिक्स लाइक दिस, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये प्योर रोटेशन है. लेकिन अगर मैं इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी को इस टर्म्स में लिख रहा हूं, देन यू हैव टू ऐड द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रांसलेट भी कर रहा होगा. ठीक है, तो दिस इज द टेक्निकल पॉइंट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि अगर हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है, देन यू हैव टू कंसीडर द ट्रांसलेशन ऑफ द you have to consider the translation of the center of gravity as well. Anyways, तो wheel की जो बात हो रही थी, wheel के अंदर we are talking about the rotation of the wheel about its center, which is the center of gravity. तो rotational kinetic energy आ गई. And we are also talking about the translation of the center of the wheel, which is basically the translation kinetic energy. तो उसके center of gravity का जो displacement है, that is x. The method itself is very straightforward. आपके पास kinematic relationship आ गई. You can convert this into a relationship between velocity as well. दोनों साइड को differentiate कर दें, d by dt करेंगे. Basically जो भी displacements होंगी वो velocity में convert हो जाएंगी because r remains constant. तो x dot equals to r theta dot. And depending कि आप चाह क्या रहे हैं. अब हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं. ये possibility है कि मैं equivalent mass निकालना चाह रहा हूँ system. I'm looking for an equivalent. In that case, what do? We have to remove theta dot from the system. ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम के अंदर से क्या करूंगा? Now in this, just look at this color coding thing. जो रेड वाली टर्म है वैसे ही है, ब्लू वाली टर्म वैसे ही. जो चीज़ चेंज हो रही है उसका कलर चेंज हुआ है. तो चेंज क्या हो रहा है आपके पास? थीटा डॉट की टर्म चेंज हो रही है. तो थीटा डॉट को हमने यहाँ से रिप्लेस करा दी. तो थीटा डॉट वी रोट इन टर्म्स ऑफ एक्स डॉट एंड आवर इक्विवेलेंट सिस्टम इज एक्चुअली दिस सिस्टम, राइट? The equivalent system is in terms of x because हम मास की बात कर रहे हैं. मास के अगेंस्ट जो डिस्प्लेसमेंट आएगी that would be x. हमने सारी डिस्प्लेसमेंट्स को x में कन्वर्ट किया. We cancel out x on both sides. ठीक है, ये सेम ही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. Whatever is left that is actually our equivalent mass. सही है. इस चीज में किसी को कोई भी इशू हो तो प्लीज मुझसे पूछ लो. ये एसेंशियली सेम चीज है जो हम स्ट्रेन एनर्जी के लिए भी कर रहे थे. But if you have any question, please ask. सर एक बार और रिपीट कर देंगे ये जो आपने मास इक्विवेलेंट निकाला है, एक बार सब ब्रीफ. देखो किया हमने ये है कि हमने कहा कि चूंकि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, दिस नीड्स टू बी इक्वल इन द इक्विवेलेंट सिस्टम एंड द ओरिजिनल सिस्टम. ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए. तो अब चूंकि मैं इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा हूं तो मुझे मास के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो x होगी. There is going to be an equivalent moment of inertia as well. ठीक है, इसके लिए जो आपकी equivalent displacement होगी that would be theta. तो हम अभी इस पे नहीं आ रहे. ठीक है, we are not talking. This will come in the next step. इस केस में if the equivalent system in terms of x, then we have to make sure कि हमें अगला स्टेप क्या होता है इसके बाद? हमारा अगला स्टेप ये होता है कि हम दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट को रिमूव कराते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को या वेलोसिटी को, जो हमें डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल है बेसिकली. तो मैं जो इस केस में वेलोसिटी जो है एक्स डॉट, थीटा डॉट, इन सबको हमने रिमूव कराना है ताकि हमारे पास सिर्फ मास की टर्म्स बच जाए. उसके लिए हमारे पास काइनेमेटिक रिलेशनशिप होती है. इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए यू हैव टू प्लग एवरीथिंग बैक एंड यू कैन कैंसिल आउट द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज सारी डिस्प्लेसमेंट्स को हम किसी एक डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिख देते हैं. सही है ना? ठीक है. तो अब जब हमने
दोनों साइड पे एक्स भी है और थीटा भी है, तो इजियर ये है कि मैं थीटा को रिप्लेस करा दूं। तो मैं अगर थीटा को लिखूंगा तो इस पे क्या मतलब बन रहा है इसका, थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डॉट अपॉन आर, ये मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज हमने उठा के यहां पे डाल दी। तो व्हेन यू प्लग दिस हेयर, तो अब हमारे पास एक्स डॉट और दोनों साइड पे एक्स डॉट की टर्म आ रही थी वो कैंसिल हो गई, हाफ आ रहा था वो कैंसिल हो गया, वट एवर इज लेफ्ट दिस इज m प्लस j divided by r square, this is actually the equivalent mass। ठीक सही है है सर जी। सही है। ये चीज बाकियों को समझ में आ गई, किसी और को तो कोई इशू नहीं है, राइट तो अब देखें, इफ यू गेट दिस देन यू गेट द नेक्स्ट पॉइंट एज वेल। अगला वाले में क्या करना है, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस केस में हमारी जो इक्विवेलेंट चीज बनेगी दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी थीटा डॉट। तो अब आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस, ये मेरी इक्विवेलेंट वाली चीज है, ठीक है। तो माई इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ थीटा डॉट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे जो एक्स डॉट वाली टर्म थी उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ थीटा रिप्लेस करा दिया, ठीक है। अब मेरे पास सारी चीजें थीटा डॉट की टर्म्स में आ गई, मैं थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट को कैंसिल करा देता हूं, हाफ 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 को कैंसिल करा देता हूं, वट एवर इज लेफ्ट विच इज बेसिकली दिस थिंग इज एक्चुअली योर जे इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी जब हम स्ट्रेन एनर्जी की और स्प्रिंग की बात कर रहे थे, कि जिस वेरिएबल के लिए आप अपने सिस्टम को सॉल्व करना चाह रहे हैं दैट इज क्रूशियल। तो अगर आप थीटा के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं आपके लिए इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, अगर हम एक्स के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इक्विवेलेंट मास निकलेगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हेन वी सेट फॉर स्प्रिंग्स। अगर मैं थीटा के लिए सॉल्व करना चाह रहा हूं तो मेरे पास इक्विवेलेंट टॉर्जनल स्टिफनेस निकल रही थी, और अगर मैं एक्स के लिए सॉल्व करना चाह रहा था मेरे पास इक्विवेलेंट ट्रांसलेशनल स्टिफनेस निकल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल कोरिलेशन दोनों में है। एक्स के लिए उधर ट्रांसलेशन स्प्रिंग था, थीटा के लिए टॉर्जनल स्प्रिंग था, इधर एक्स डॉट के लिए इक्विवेलेंट मास है और थीटा डॉट के लिए इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। शुड आई मूव फॉरवर्ड, कोई मसला तो नहीं है, कि मसला है तो जस्ट आस्क मी, राइट। इसी चीज की एक एक्सटेंशन है विच इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है ना आप लोगों को क्या होता है? हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की थ्योरी में नहीं जा रहे, बेसिकली वी जस्ट वांट टू एक्चुअली डिराइव दिस थिंग यूजिंग दिस इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट इनर्शिया थिंग। आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? नो सर। नहीं पता? ओके नहीं सर। ठीक है। सो इफ यू हैव अ रॉड लाइक दिस, ठीक है, जो बार होता है ना बार, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ ml स्क्वायर, ठीक है। दिस इज l, सही है। दिस इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज Jg, सही। लेकिन मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज O। मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी भी और पॉइंट के ऊपर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहूँ, तो मैं बेसिकली दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इज आउट ऑफ योर स्क्रीन, फोन की या कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस बना हुआ, उसके अबाउट हो रहा है। तो मैं इस पूरे पेज पे कहीं पे भी एक और जेड एक्सिस ड्रॉ करूंगा, इट वुड बी लाइक दिस, ठीक। The z-axis passing through G and the z-axis at any other point, it could be a z-axis at O, it could be this z-axis जो मैंने दूर बनाया है, ये सारे पैरेलल एक्सिस हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम आर जेड एक्सिस। इन किसी भी एक्सिस के ऊपर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जे पता है और आपको एक्सिस के बीच में डिस्टेंस पता है, तो इफ यू नो दिस डिस्टेंस d, देन the moment of inertia at the new axis is equals to the center of the moment of inertia at the center of gravity plus mass times distance squared। जो डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके नए पॉइंट तक है उसका डिस्टेंस d है। द सेम थिंग कैन हैपन हियर। अगर मैं इसको ये डिस्टेंस ले लूं, लेट्स से दिस इज d2, और मैं j निकालना चाह रहा हूँ at this point, तो let's call this c। So if I just want to calculate at c, then it would be jg plus m
d2 squared. But this is a very simple thing. अगर आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यूजुअली बॉडीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल डिस्क का हाफ mr स्क्वायर होता है, बार का हाफ 1/12 ml स्क्वायर होता है. दीज आर नोन. तो इसका आप किसी भी और एक्सिस पे निकालना होता है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लेते हैं. दिस इज व्हाट इट इज. तो अब basically what we want to do is we want to prove this thing. We want to prove this thing using our current approach. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और इक्विवेलेंट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल के उसको इक्वेट कराना पड़ेगा, जिस तरह हमने पीछे किया था. ठीक है, हमने कहा था कि हमारा एक सिस्टम है जो कि ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है. द सेम थिंग इज वैलिड हियर. आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका रोटेट भी कर रहा है, द बॉडी इज रोटेटिंग, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो ट्रांसलेटिंग, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है. सेंटर ऑफ रोटेशन कोई और, कहीं और पे बॉडी रोटेट कर रही है. तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ट्रांसलेशन भी हो रही है और रोटेशन भी हो रही है. यू गेट दिस पॉइंट राइट? कभी भी किसी भी पॉइंट पे इफ यू हैव एनी इशू जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क. इसको क्लियर करते हुए जाना है. तो ये एक बार समझा दे सर. क्या चीज बेटा? एग्जैक्ट ये वाली पॉइंट. ओके, देखो, अगर किसी भी बॉडी की मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती, काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म्स होती, एक ट्रांसलेशन की टर्म होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होती है. दिस इज फॉर अ रिजिड बॉडी. सही. दिस विल ऑलवेज बी लाइक दिस. अगर मैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर उसका जे ले लूं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मुझे पता हो तो मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, क्योंकि वो बॉडी ओवरऑल ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है. रोटेशन भी हो रही है इस बॉडी में, ट्रांसलेशन भी हो रही है, तो उसकी दोनों काइनेटिक एनर्जी आएंगी. आपको वेलोसिटी किस पॉइंट की चेक करनी होती है? आपकी वेलोसिटी चेक करनी होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की. तो यू लुक एट व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटीज वेलोसिटी. तो दिस इज xg डॉट. जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है वो xg डॉट का फंक्शन होती है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो दिस इज हाफ mxg डॉट. रोटेशन बॉडी की जो होती है वो थीटा के टर्म्स में होगी. तो थीटा डॉट, हमने ये बात मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स में भी पढ़ी थी. फिर रिमेंबर कि एक रिजिड बॉडी का एक थीटा होता है, एक ओमेगा होता है, राइट? हम जब लिंक्स वगैरह सॉल्व कर रहे थे तो वी यूज्ड टू से दिस थिंग. तो इस रिजिड बॉडी का एक थीटा होगा, एक थीटा डॉट होगा. तो इस बॉडी की जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ थीटा डॉट होगी. थीटा डॉट थ्रू आउट द बॉडी सेम है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट थीटा डॉट चेंज हो रहा है. तो आपको निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, आप उसको जे ले लेंगे एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसको थीटा डॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यू गेट हाफ जे जी थीटा डॉट स्क्वायर. बोथ ऑफ दीज कंबाइंड टुगेदर गिव यू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दिस इज व्हेन यू आर कंसिडरिंग एवरीथिंग एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. आप जे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ले रहे हैं. अगर आप जे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहे हैं देन यू हैव टू कंसिडर बोथ ऑफ देम. नाउ अब आइडिया ये है कि इट इज पॉसिबल कि मैं इस पूरे सिस्टम को डायरेक्टली पॉइंट ओ पे सॉल्व कर दूं. ओ मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है? सेंटर ऑफ रोटेशन के ऊपर जब मैं ले रहा होता हूं, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम डायनामिक्स, वी आर जस्ट रिवाइजिंग दिस. जब भी आप किसी चीज को अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बजाय सेंटर ऑफ रोटेशन के ऊपर सॉल्व कर रहे होते हैं, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू ओनली कंसीडर द रोटेशनल पोटेंशियल, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. एंड दिस इज ओनली ट्रू जब एक बॉडी प्योर रोटेशन हो, यानी इस बॉडी का एक सेंटर ऑफ रोटेशन, ये वहां पे पिंड है ना बॉडी, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है. दैट पॉइंट कुड बी हेयर समवेयर. ऐसा पॉसिबिलिटी कि ये बॉडी यहाँ पे एक पॉइंट है, उससे पूरी बॉडी आपने इसको यहाँ पे इस बॉडी को इस एक लिंक बनाया, इससे इस बॉडी को आपने वेल्ड कर दिया, यहाँ पे वेल्डिंग कर दी अपनी बॉडी की, एंड द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट. इट डज नॉट नीड टू बी ऑन द बॉडी इटसेल्फ. ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसकी अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में, इन दैट केस यू कैन राइट द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्लीज रिपीट कर दें, वो आपकी आवाज अटक गई थी. ओके, कौन सी पॉइंट तक समझ में आया बेटा? कहाँ तक आई बात क्लियर? मुर्तजा जी सर. क्या चीज, कहाँ लास्ट पॉइंट कौन सी आपने क्लियर सुना था? बस सर आपने जो कंटिन्यू किया था ना, ये समझाने के बाद, जे डॉट वाली बात समझाने के बाद जो कंटिन्यू किया था, उसके बाद भी थोड़ा डिस्कनेक्ट. जे नॉट. अच्छा देखो, जे नॉट हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जे ले रहे होते हैं, तो बेसिक पॉइंट में मैं समझा देता हूँ क्योंकि हमारा पर्पस पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझना नहीं. अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बॉडी का इनर्शिया कंसीडर कर रहे हैं तो आपको रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन दोनों काइनेटिक एनर्जी लेनी है.
लेकिन अगर एक बॉडी प्योर रोटेशन में है, यानी उसका कोई सेंटर ऑफ रोटेशन ओ है, then you can define the J at the center of rotation and you can only write the rotational kinetic energy. These two are same, one and the same. अब हमारा आइडिया क्या है? This is basically the same thing that we have done so far. हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसकी दो काइनेटिक एनर्जीज है, एंड दिस इज, आई एम सेइंग मुझे एक इक्विवेलेंट J चाहिए जो कि इसकी टोटल इफेक्ट को प्रेजेंट कर सके. दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट स्लाइड एज वेल, कि हमने इस व्हील का इक्विवेलेंट J निकाला था. तो द पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज बेसिकली दिस एग्जैक्ट सेम थिंग. वो यही काम कर रहा होता है. ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. दिस J नॉट इज एक्चुअली J इक्विवेलेंट. सही. तो अब अगर हम अपने वाले केस से इसको देखेंगे ना, तो यू कैन एक्चुअली डिराइव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूजिंग द इक्विवेलेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये हमारा T जो है, T को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, तो अगर हम अपने सिस्टम की काइनेमेटिक रिलेशनशिप लिखेंगे तो यू विल गेट xg, जो यहाँ का x है, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, तो ये इसका रेडियस d हो गया. तो xg इज इक्वल्स टू d थीटा. तो xg डॉट इक्वल्स टू d थीटा डॉट. सही है. इस रिलेशनशिप को आई कैन रिप्लेस हियर. क्यों? क्योंकि मुझे डिस्प्ले जो मेरी वेलोसिटी के वेरिएबल्स हैं उनको कैंसिल कराना है अपनी इक्वेशन में से. दैट्स द बेसिक आइडिया, राइट. और क्योंकि मुझे थीटा की टर्म्स में चाहिए तो मैं x को रिप्लेस कराऊंगा. ठीक है ना, तो मैं x को रिप्लेस करा देता हूं. मैंने x को रिप्लेस करा दिया, तो दिस इज माई x डॉट, राइट. xg डॉट है ये मेरा, उसको मैंने रिप्लेस करा दिया. नाउ एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ थीटा. सही. थीटा दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, हाफ दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू एंड अप विद इज अ रिलेशनशिप between the equivalent and the original system. सही है. This is what it is. तो ये basically जो हमारा एक general method है of finding equivalent mass और equivalent inertia. This is capable of actually deriving the parallel axis theorem. This was just an example. हमारे लिए example थी, but हमने parallel axis theorem की हम depth में चले गए. That was not the main point. Do you get how we are deriving this thing? ये छोड़, इसको अगर आप सिर्फ ट्रीट करें एज एन इक्विवेलेंट सिस्टम, समझ आ रही है हाउ दिस इज हैपनिंग, राइट. चीज समझ में आ रही है? जी सर. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. देयर आर अदर एग्जांपल्स जिससे चीजें क्लियर होती रहेगी. बहुत सारी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जस्ट टू रीइंफोर्स द पॉइंट. अब ये सिस्टम डिफरेंट टाइप का सिस्टम है. क्या है? देयर आर 3 मासेस. ठीक है. ये जो बार इटसेल्फ है, दिस इज मासलेस. देयर इज नो मास फॉर दिस. दिस इज मासलेस. ठीक है. अब देयर आर 3 मासेस m1 m2 m3 एट लोकेशंस l1 l2 l3. ठीक है. हमें करना क्या है? वी वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास व्हिच इज प्लेस्ड एट द लोकेशन ऑफ m1. मैं m1 की जगह पे यानी a के ऊपर एक इक्विवेलेंट मास को प्लेस करना चाह रहा हूं जिसमें तीनों मासेस का इक्विवेलेंट इफेक्ट हो. दैट्स अ बेसिक आइडिया. सही है. तो ये करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा. हमें सबसे पहला काम हमने यहाँ पे ये किया है कि हमने काइनेमेटिक रिलेशनशिप ली. यूजुअली हम पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, दैट विल कम बिलो दिस. तो अभी हमने यहाँ पे ये किया कि हमने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की वजह सबसे पहले काइनेमेटिक रिलेशनशिप लिख दी. x1 डॉट जो था हमारे पास, दैट इज L1 थीटा डॉट. सही है ना. x इक्वल्स टू L1 थीटा, तो x1 डॉट इज इक्वल्स टू L1 थीटा डॉट. सेम थिंग x2 डॉट इज इक्वल्स टू L2 थीटा डॉट. x3 डॉट इज इक्वल्स टू L3 थीटा डॉट. यहाँ पे हमने एक स्टेप और किया कि मैंने x2 और x3 डॉट को इन टर्म्स ऑफ x1 लिख दिया. यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू. इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, आप सब चीजें थीटा की फॉर्म में ले जाइएगा. दैट डजंट रियली मैटर. जस्ट टू शो यू कि दिस इज आल्सो पॉसिबल. मैंने x1 डॉट की टर्म्स में थीटा डॉट निकाला यहाँ से. तो थीटा डॉट मेरे पास क्या बना? थीटा डॉट टर्न्स आउट टू बी x1 डॉट डिवाइडेड बाय L1. सही है. और इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस करा दिया. तो x2 डॉट और x3 डॉट दोनों चीजें मुझे x1 डॉट की टर्म्स में पता चल गई. वंस आई नो दिस, देन आई कैन एक्चुअली गो एंड राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो मेरे पास सिस्टम जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मेरे पास 3 मासेस है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m3 x3 डॉट स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम. अब ये हम यहाँ पे ना एक ये टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं which you guys need to see. x equivalent, theta equivalent, we'll reintroduce this. अब ये क्या चीज है?
ये है कि आपके सिस्टम में इन मेनी केसेस यू विल हैव मल्टीपल थीटास एंड मल्टीपल एक्स डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस पे एक्स डिस्प्लेसमेंट्स, मल्टीपल लोकेशंस में थीटा डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। तो इन ऑर्डर टू सेलेक्ट वन विल कॉल इट कि मेरी जो इस सिस्टम के लिए इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x1। तो हम ये कह रहे हैं मेरे सिस्टम की जो इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x1। तो मैं सारी चीजें x1 की टर्म्स में लिख रहा हूँ। सेम चीज मैं कह सकता हूँ कि आई वांट माय इक्विवेलेंट थीटा इज थीटा हियर, तो माय थीटा इक्विवेलेंट इज थीटा व्हिच विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में हम इस पूरी चीज को थीटा के टर्म्स में करेंगे। तो इससे कंफ्यूज नहीं हो ना, दिस इज जस्ट x1 इन दिस केस, x इक्विवेलेंट इज जस्ट x1, सही है ना। अब once we know this, how do we actually solve this system? अगर मेरे पास राइट हैंड साइड x1 की टर्म्स में है तो मुझे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे सिस्टम में से वेलोसिटी के वेरिएबल्स को रिमूव करना है। तो मैं x2 डॉट और x3 डॉट को सिस्टम में से रिप्लेस करा दूंगा। तो मैंने ये क्या किया, जो कलर चेंज हो रहा है दिस इज व्हाट आई हैव चेंज। तो L2 अपॉन L1 टाइम्स x1 डॉट इज एक्चुअली योर x2 डॉट, ये जो ऊपर चीज आ रही है ना दिस थिंग है, तो दिस इज योर x2 डॉट। सेम थिंग आई हैव डन विद x3 डॉट एज वेल। तो x2 डॉट x3 डॉट को रिप्लेस कर दिया। सिस्टम के अंदर क्या हुआ, सिस्टम के अंदर अब आपके पास दोनों साइड पे x1 है, हाफ है, आप उसको रिमूव कर दीजिए, यू एंड अप विद द मास इक्विवेलेंट। सिंपल है चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सर एक सवाल है, जी आपने x1 और x इक्विवेलेंट को क्या कहते हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट किया है? नहीं, देखिए अब मैं बताता हूँ। x इक्विवेलेंट जो है ना वो सिस्टम, हम कहते थे ना हम सिस्टम को किस डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में जी सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो दैट इज जी योर इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक इस है। पर्टिकुलर केस में जो इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x1। तो x अच्छा इक्विवेलेंट सही सही। एक्चुअली x इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x1। हम ये कह रहे हैं, हमने खुद डिफाइन किया, हम सिस्टम को सॉल्व करना चाह रहे हैं इन टर्म्स सही ऑफ x1, सही है। ठीक है सर, ठीक। सॉरी। अच्छा, सही सही, अब इस सेम मेरे जहन से एग्जैक्ट, निकल गया था। हाँ ठीक है, इस सेम एग्जैक्ट एग्जांपल को वी कैन सॉल्व इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि माय इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, ठीक है। तो अब मैं एग्जैक्ट सेम काम करूंगा, तो मेरे पास काइनेमेटिक रिलेशनशिप पहले बनी हुई है, ठीक है। तो मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल सिस्टम की सेम है, इक्विवेलेंट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ गई इन टर्म्स ऑफ थीटा नाउ, सही है। तो दिस इज इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज योर इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट थीटा, सही हो गया। तो अब once you know this we can then go ahead and derive this thing। अब इसमें मैं आपको इनिशियल स्टेप बता देता हूँ, आपने and you need to practice this yourself, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा काम वही होता है, once you know this आपने सारी डिस्प्लेसमेंट्स को लिंक करना है यूजिंग काइनेमेटिक रिलेशनशिप्स, और सारी वेलोसिटीज को भी हम डायरेक्टली वेलोसिटी की टर्म लिख देते हैं। तो x1 डॉट इज इक्वल्स टू L1 थीटा डॉट, x2 dot is equals to L2 theta dot, x3 dot is equals to L3 theta dot, and you just need to replace all of them, and once that is replaced we can then go ahead and get the result, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैं आपको दे ही नहीं रहा, you have to find this out, सही है। The first lab in the vibration lab course that you will do will be related to equivalent stiffness and equivalent mass। पहली दो labs इन्हीं चीज़ों से related होंगी। तो you will also practically verify what we are doing here। तो हमने labs इसी तरीके से डिजाइन की थी कि you can actually check these things, right। तो इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग स्पेशल, आपने सिर्फ काइनेमेटिक रिलेशनशिप्स को रिप्लेस कराना है और दोनों साइड पे थीटा कैंसिल करना, हाफ कैंसिल करना, यू विल एंड अप विद द जे इक्विवेलेंट, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब ये एग्जांपल भी दिस इज एसेंशियली द सेम एग्जांपल बट व्हील, और इसमें डिफरेंस ये है कि व्हील वाले केस में द सेम मास हैड डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रोटेशन। अब रैक एंड पिनियन की अरेंजमेंट है ये। रैक एंड पिनियन के अंदर क्या हो रहा है, आपका पिनियन सेंटर पे पिंड है, पिंड हेयर, तो पिनियन सिर्फ रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसकी रोटेशन वेलोसिटी इज थीटा डॉट, और आपका रैक सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है और उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी इज एक्स डॉट, सही है। और रैक का मास m है और पिनियन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया j नॉट है, सही है। तो ये चार वेरिएबल्स हमारे पास सिस्टम में गिवन है। एक्स डॉट रैक की वेलोसिटी है, थीटा डॉट पिनियन की वेलोसिटी है, रैक का मास m है, पिनियन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया j नॉट है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर इस पूरे सिस्टम को m इक्विवेलेंट और j इक्विवेलेंट निकालूंगा तो कैसे निकलेगा। अब
if I just ask you M equivalent in this system, you should be able to say that M equivalent will relate to X dot. You should now be able to say this, and J equivalent should relate to theta dot. ठीक है, तो जब मैं M equivalent की बात कर रहा हूँ तो जाहिर मैं X dot की बात कर रहा हूँ, और जब मैं J equivalent की बात कर रहा हूँ तो मैं थीटा डॉट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो दिस शुड बी क्लियर बाय नाउ. सही, तो अब एक एक केस को बारी बारी देखते हैं. तो अब अगर इस केस को देख रहे हैं, ये हमारे सारे वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन मास की बात कर लें. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू सिस्टम्स टुगेदर, यानी टोटल सिस्टम की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, दोनों चीजों की काइनेटिक एनर्जी का सम आ रही है. क्या इनमें से कोई एक ऐसी बॉडी है जो कि ट्रांसलेट और रोटेट दोनों चीजें कर रही है? ऐसी बॉडी कोई नहीं है. पिनियन इज इन प्योर रोटेशन एंड रैक इज इन प्योर ट्रांसलेशन. तो रैक के केस, दिस इज फॉर द रैक एंड दिस इज फॉर द पिनियन. रैक के केस में आपके पास सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आ गई, पिनियन के केस में आपके पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई. ठीक है, आपके पास इक्विवेलेंट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखी जाएगी. तो आपका एक्स इक्विवेलेंट इस टर्म्स में क्या है? तो दिस इज द सेम कंफ्यूजन अली जो आपको पहले हो रही थी. तो दिस इज एक्चुअली एक्स इक्विवेलेंट इज जस्ट अवर एक्स, कुछ भी नहीं. तो एक्स इक्विवेलेंट यहाँ पे लेकर है. ठीक है, अब नाउ दिस इज एक्स. तो इसमें अब चीज क्लियर होना चाहिए. आपके पास काइनेमेटिक रिलेशनशिप क्या है? रैक और पिनियन में कोई स्लाइडिंग नहीं होती, तो x is actually equals to r theta. तो x equals to r theta. ठीक है, तो theta equals to x upon r, theta dot is equals to x dot upon r. सही है, तो ये आपकी काइनेमेटिक रिलेशनशिप आ गई. आप काइनेमेटिक रिलेशनशिप कर इसके अंदर प्लग इन करना चाह रहे हैं, तो अब हमने आंसर हमें चाहिए x की टर्म्स में. तो हम ये कर सकते हैं कि हम थीटा को रिप्लेस करा दें. थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं विद x डॉट अपॉन r, स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, x कैंसल्स, हाफ 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 कैंसल्स. आंसर में क्या बच गया? पहली टर्म का m बच गया, दूसरी टर्म का j नॉट अपॉन r स्क्वायर बच गया. एंड दिस इज इक्वल टू योर मास इक्विवेलेंट. सही है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. सही है ना? अच्छा, अब इफ यू प्रोसीड, सेम काम हम कर सकते हैं रोटेशन के लिए भी. तो अगर हम ये सेम काम रोटेशन के लिए करेंगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? हमारे केस में फर्क क्या पड़ेगा? क्या सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. चेंज क्या होगा? चेंज होगा कि हमारा वेरिएबल जो वेलोसिटी का वेरिएबल है वो चेंज हो गया, तो हमारी इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाएगी. तो नाउ द इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा डॉट. सही है, तो ये आपकी इक्विवेलेंट आ गई. तो दिस इज योर इक्विवेलेंट टर्म. ये ओरिजिनल सिस्टम की आ गई. ओरिजिनल सिस्टम में मेरे पास थीटा भी थी और एक्स भी था. चूंकि मेरे पास इक्विवेलेंट सिस्टम थीटा के टर्म्स में है, तो आई एम गोइंग टू चेंज माय एक्स. तो मैंने एक्स डॉट को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. दिस इज योर एक्स डॉट. इसको आपने रिप्लेस कर दिया विथ थीटा डॉट आर. सही, आपने रिप्लेस किया, दोनों साइड पे थीटा डॉट आ रहा था, कैंसिल कर दिया, हाफ को कैंसिल कर दिया. यू एंड अप विद द j इक्विवेलेंट. यू मस्ट बी नाउ गेटिंग दैट देयर इज अ पैटर्न टू ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं. जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, आप काइनेमेटिक रिलेशनशिप लिखते हैं. सारे वेरिएबल्स को एक किसी डिस्प्लेसमेंट या किसी वेलोसिटी की टर्म्स में लेकर आते हैं. सारी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टर्म को कैंसिल कर देते हैं. व्हाटएवर इज लेफ्ट विल गिव यू द इक्विवेलेंट आइदर मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्टिफनेस. ठीक है, राइट. एनी क्वेश्चंस इन दिस? ओके, गुड, राइट. अब ये सवाल जो है ना, ये सवाल आज का हमारा आखिरी सवाल है. एंड दिस क्वेश्चन हैज अ लॉट ऑफ लिंक्स एंड मासेस. बहुत सारे जो है ना इसके अंदर मासेस हैं. ठीक है, और रोटेशंस भी मल्टीपल हैं और ट्रांसलेशंस भी मल्टीपल हैं. दिस विल बी इन्वॉल्व. लेकिन हमने इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके एक एक स्टेप से किया हुआ है ताकि आप को ये चीज़ समझ में आ जाए. while we are doing this the time will run out. तो मैं कोशिश करूंगा आपको रिमाइंड करा दूं कि रीजॉइन करने के लिए. if the session ends और मैं रिमाइंड नहीं करा तो प्लीज रीजॉइन. अब let us look at the system itself. सिस्टम क्या? अभी हम कुछ भी नहीं जा रहे कि हमें करना क्या. अभी हम सिर्फ सिस्टम समझ रहे हैं. सिस्टम ये है कि आपके पास एक मास है m जो कि ट्रांसलेट कर रहा है. ठीक है, एक पुली है जो कि O पे पिन हुई हुई है, तो दिस इज इन प्योर रोटेशन. एक लिंक है. ठीक है, ये लिंक को समझने में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है. ये लिंक जो है ना इस पुली के साथ, लेट अज्यूम करें कि ये
लिंक इस पुली के साथ वेल्डेड है। क्वेश्चन के अंदर स्टेटेड था कि दिस लिंक मूव्स विद द पुली, व्हिच बेसिकली मींस कि ये पुली और ये लिंक जो है दे आर वेल्डेड टुगेदर। तो ये लिंक पूरा ओ के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, और जो इस लिंक रिजिड लिंक L1 का जो भी थीटा है इट इज द सेम थीटा एज द पुली, बिकॉज ये दोनों वेल्डेड टुगेदर है, तो इन दोनों का थीटा और थीटा डॉट सेम होगा। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। हमारे पास ये वाला जो ट्रांसलेशन मास है इसका मास m था, पुली का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया JP है। इस लिंक का हमें मास m1 गिवन है। इस लिंक के लिए दे हैवंट गिवन अस अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इफ यू रिमेंबर मैंने अभी आपको बताया था जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी लिंक का 1/12 ml² होता है। ठीक है, तो we'll use that information to come up with the moment of inertia of this thing about O, which is basically using the parallel axis theorem। सही है, तो रिजिड लिंक हमारे पास है। अब रिजिड लिंक और पुली वेल्डेड है, फिर ये रिजिड लिंक एक और रिजिड लिंक के साथ पिंड है, यहाँ पे पिंड है। ये जो रिजिड लिंक L2 है दिस इज इन प्योर ट्रांसलेशन, तो ये रिजिड लिंक सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, ये रोटेट नहीं करता। ये कैसे ये मेंटेन कर रहे हैं फिजिकली, ये चीज कैसे होगी, इट इज नॉट मेंशन्ड हियर। तो जस्ट we'll assume that there is a mechanism to ensure that this link will always remain horizontal and it will only translate in the x direction। सही है, फिर ये जो आपका लिंक है दिस इज कनेक्टेड टू अ व्हील या सिलेंडर, और ये इसके साथ पिंड है। तो जब ये लिंक ट्रांसलेट करेगा तो ये आपका व्हील रोटेट करेगा। सही है, इस लिंक का मास m2 था, सिलेंडर का मास mc है। Now again, cylinder is like the first example that we studied. It's a wheel जिसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और इस केस में भी दे हैवंट मेंशन्ड कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/2 mr², और ये चीजें जितने भी फॉर्मूले ऐसे होंगे किसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा, ऑल ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो इफ आई शो यू दिस इन द एग्जांपल एज वेल, बट डोंट कंफ्यूज कि ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूले याद रखना पर्पस नहीं। ठीक है, नाउ तो डू यू अंडरस्टैंड द सिस्टम। सिर्फ सिस्टम को समझने में कोई अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे रोक के पूछ लीजिएगा। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है तो प्लीज रीजॉइन सो दैट वी कैन कंटिन्यू। ओके, राइट, तो कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, अब हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप दैट वी वांट टू डू इन दिस प्रॉब्लम इज फर्स्ट वी नीड टू सी कि हमसे इन्होंने पूछा हुआ क्या है। इनसे उन्होंने पूछा ये कि फाइंड द इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए वी नो दैट वी नीड टू हैव एन इक्विवेलेंट x। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में व्हेन वी से इक्विवेलेंट मास वी आर टॉकिंग अबाउट एन x इक्विवेलेंट, बट इस केस में देयर मल्टीपल x वैल्यूज, देयर इज गोइंग टू बी एन x एट दिस पॉइंट, इसका भी कोई ना कोई x होगा, इस पॉइंट का भी कोई ना कोई x है। तो दे हैव सेड इन दिस प्रॉब्लम कि दैट टेक द इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू xt। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो we have to find out what is the equivalent mass when we consider our equivalent displacement to be x, जो मास m की डिस्प्लेसमेंट है। इसका हमारे लिए इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसका हमारे लिए इम्प्लीकेशन ये होता है कि मेरे सिस्टम की जो इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट। तो मेरी इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ x लिखी जाएगी। सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी तो वो सब टर्म्स की अलग अलग आ जाएंगी हर पार्ट, लेकिन इक्विवेलेंट x की टर्म्स में लिखेंगे। सही है, तो वंस दिस इज डन देन लेट्स टॉक अबाउट ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स इन द सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर सबसे पहली डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे पहली डिस्प्लेसमेंट हमारी है x, मास m की डिस्प्लेसमेंट x। So this is the first thing we have. When x moves, what happens? This pulley rotates. ठीक है, when the pulley rotates, अच्छा, एक assumption I forgot to mention this. We are assuming small displacements, which means that our relationship x equals to r theta is actually valid. ठीक है, और ये हम हर दफा assume करते हैं, यहाँ पे for the sake of completion मैंने mention भी कर दिया। Now, when m moves, the pulley rotates. पुली के वेरिएबल को हम बोल रहे हैं x थीटा p। ठीक है, तो पुली का जो रोटेशनल थीटा है दैट इज थीटा p। वी हैव सेड बिफोर कि वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे पुली और बार जो है दे आर वेल्डेड टुगेदर, तो जो थीटा p है दैट इज आल्सो थीटा 1। सही है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग।
थीटा पी कैसे निकलेगा? थीटा पी निकालने के लिए यू हैव टू सी कि इस पुली के ऊपर डू आई नो एनी एक्स? सिंस दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्स, तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्स. If I know x and I know the radius r, I know theta p. So theta p becomes x upon rp. So theta p is equals to x upon rp, which is also theta 1. क्योंकि theta p is equals to theta 1 because they are connected together. सही है? कुछ समझ नहीं आया तो please stop me. I'll continue forward. तो एक तो ये चीज हो गई. अब हमें पता चल गया कि दो हमारे पास चीजें जो प्योर रोटेशन में, एक पुली है और एक ये बार है, इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट की क्या रिलेशनशिप है. अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की रिलेशनशिप पता हो तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इन द रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटीज एज वेल. तो थीटा पी डॉट इज इक्वल्स टू एक्स डॉट अपॉन आर पी. सही है? तो मैं डिस्प्लेसमेंट की रिलेशनशिप निकालूंगा, दैट आई कैन यूज टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज रिलेशनशिप एज वेल. अब अगली क्या चीज है? अगली चीज ये है जो हमारा रिजिड लिंक है, रिजिड लिंक 2, इसकी ये वाले पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x2, एंड वी आर सेइंग कि ये लिंक प्योर ट्रांसलेशन में है. तो जो डिस्प्लेसमेंट x पॉइंट पे है वही डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे भी है. पूरे लिंक की डिस्प्लेसमेंट इज x2. जस्ट रिमेंबर दिस. ठीक है? अब x2 कैसे निकलेगा? x2 निकालने के लिए वी हैव टू कंसीडर दिस बार. दिस बार इज इन प्योर रोटेशन. सही है? यू हैव टू कंसीडर दिस. इफ दिस इज इन प्योर रोटेशन, इसका मतलब ये यहां से पेंड है, तो x2 कैन बी फाउंड आउट यूजिंग x इक्वल्स टू r थीटा. r कितना है हमारे केस में? r हमारे पास है L1, इस बार की लेंथ, द लेंथ ऑफ द बार. सही है? द लेंथ ऑफ द बार, दिस पर्टिकुलर बार इज L1. जी बेटा अली पूछो. नहीं सर, हाथ लग गया गलती से, ठीक है, सॉरी. कोई मसला नहीं. ओके. L1 इज द लेंथ ऑफ द बार, तो r बिकम्स L1, थीटा इज थीटा 1. ठीक है? x2 बिकम्स L1 थीटा 1. बट आई ऑल्सो नो थीटा 1 इन टर्म्स ऑफ x. तो मैंने x को यहां पे रिप्लेस भी करा दिया. तो थीटा 1 इज इक्वल टू x अपॉन आर पी. आई रिप्लेस्ड इट. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x. क्योंकि मेरा x इक्विवेलेंट x है, तो मैं x की टर्म में सारी दूसरी डिस्प्लेसमेंट को निकालना चाह रहा हूं. तो जो मैं निकालते जाऊंगा उसको मैं x की टर्म में लिखता जाऊंगा. तो मैंने x2 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x. सही है? इफ आई नाउ नो x2, अगली क्या चीज बची? x. ये रिजिड लिंक 2 के बाद क्या बचा? रिजिड लिंक 2 के बाद मेरे पास बचा ये सिलेंडर. अब सिलेंडर जो रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है. सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पे है? सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट है. दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस इज CG. ठीक है? दिस इज CG. अब CG की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? CG की डिस्प्लेसमेंट x2 है, बिकॉज पूरी बार की डिस्प्लेसमेंट x2 है. उसके बाद क्या चीज बची? उसके बाद बचा इसकी रोटेशन. तो लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप सो दैट दिस इज क्लियर. राइट. सही है? अब इसकी जो रोटेशन है थीटा सी कैसे निकालेंगे? थीटा सी निकालने के लिए अगेन इफ आई नो x2, इसका रेडियस मुझे पता है RC है, देन x2 इज इक्वल टू थीटा सी RC. ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट 0 है. ठीक है? दिस इज 0 वेलोसिटी. तो ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर बन गया. तो इंस्टेंटेनियस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यू हैव x2 इक्वल्स टू द रेडियस टाइम्स थीटा सी. तो थीटा सी बिकम्स x2 अपॉन RC. सही है ना? अगेन x2 मुझे पीछे से पता था, मैंने x2 को इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस करा दिया, तो मुझे थीटा सी भी इन टर्म्स ऑफ x पता चल गया. नाउ आई नो ऑल माई वेरिएबल्स. जो भी मेरी डिस्प्लेसमेंट के वेरिएबल्स हैं, आई नो देम in terms of x which is my equivalent displacement. सही है? इस पूरी चीज में कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर. ठीक है? नो सर. सही, गुड हो गया. तो लेट्स मूव ऑन. अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि हमने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है. सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? लेट्स जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट. देयर इज गोइंग टू बी 1 फॉर द मास बिकॉज दिस इज इन प्योर ट्रांसलेशन. पुली के लिए 1 होगी बिकॉज दिस इज इन प्योर रोटेशन. इस बार के लिए 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, डिपेंडिंग मैं क्या कर रहा हूं. अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर सॉल्व करूंगा, देन इसके मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्प्लेसमेंट लेके इसकी दोनों ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा. इसीलिए हमने पीछे उस चीज पर थोड़ा टाइम लगाया था. ठीक है?
लेकिन अगर मैं इसको इसके सेंटर ऑफ रोटेशन के ऊपर सॉल्व करूं, यानी मैं इसका इस पॉइंट के ऊपर जे निकाल लूं, देन आई ओनली नीड टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर ऑफ रोटेशन इस बार का. दिस इज फॉर लिंक 1. सही है ना? तो अब तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि वी डोंट नीड टू कंसीडर 2. देयर फॉर दिस देयर इज ओनली गोइंग टू बी 1. This bar is only in translation, इसके लिए एक होगी, but this cylinder has 2 because this is translating as well as rotating. ठीक है? तो how many terms do we get? We get 1, 2, 3, 4, 5 and 6 terms. हमारी जो kinetic energy के अंदर 6 terms होने चाहिए. ठीक है? You should do this when you are solving problems ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ miss नहीं हो. सही है? तो let's just see हमने क्या लिखा है. I'm going to remove this so that life is easy. Right. सबसे पहले मास को देख लेते हैं. मास के लिए it's in pure translation. मास m है, displacement x है. It becomes half mx dot square, which is written here. पुली के ऊपर आ जाएं. पुली के लिए इसका कोई ना कोई पुली का inertia होगा jp. ठीक है? Rotation is theta p. Velocity will be theta p dot. Kinetic energy will be half jp theta p dot squared. सही है? लिंक के ऊपर आ जाएं. लिंक को हम कह रहे हैं कि हम लिंक को सॉल्व करेंगे एट पॉइंट O. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सॉल्व नहीं करेंगे. इसका जे हम निकालेंगे एट द सेंटर ऑफ रोटेशन. तो वी ओनली नीड अ सिंगल काइनेटिक एनर्जी फॉर इट. हाफ J1 लिंक 1 की का मोमेंट ऑफ इनर्शिया multiplied by theta 1 dot square, which is the velocity squared of the first link 1. ये हो गई. इस वाले बार पे आ गए. This bar is in pure translation. Half m2 x2 squared. Half m2 x2 squared. फिर हम आ गए अपने सिलेंडर के ऊपर. सिलेंडर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सिलेंडर के ट्रांसलेशन के लिए हाफ mc, इसका सिलेंडर का मास mc है. हाफ mc x2 डॉट स्क्वायर, बिकॉज हमने कहा था ये पूरी चीज सेम ट्रांसलेशन कर रही है. इसका सेंटर भी x2 से मूव करते हैं. हाफ mc x2 डॉट स्क्वायर. रोटेशन के लिए द वेरिएबल इज थीटा c. इसका कोई ना कोई जाहिर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. दैट वुड बी jc. तो हाफ jc थीटा c डॉट स्क्वायर. सही है? तो 6 टर्म्स आ गए. इन 6 टर्म्स में किसी को कोई मसला है तो प्लीज स्टॉप मी, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. मुर्तजा सर थीटा p और थीटा 1 दोनों इक्वल है? इक्वल है. सही. ठीक है? हमने पीछे सारी चीजें निकाली हुई है ना. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ऑल ऑफ देम. अब हम अगले स्टेप में सब कुछ रिप्लेस करा देंगे. सही है? K2 है, K2 का क्या वो है? K2 K2 तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे K1 K2 बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट stiffness right now, right? हाँ, सही है. Stiffness को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट मास. अगर हमें इसी सिस्टम की इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालनी होती देन वी वुड हैव कंसीडर्ड K1 एंड K2 सेपरेटली, अलग से उसके अलग सॉल्यूशन होता. ठीक है सर? तो फिर सर अगर हमें K1 और K2 निकालना होता है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए स्ट्रेन एंड पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं. उसमें सिर्फ 2 टर्म्स आती हैं बिकॉज 2 स्प्रिंग्स है सिर्फ, और कुछ भी नहीं. जी ठीक है. सही है? राइट. अब आगे चलें. तो इस पॉइंट पे यहाँ पे एक चीज लिखी हुई आएगी विच पीपल गेट अफ्रेड बिकॉज वो एकदम से एक चीज आ गई. इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया था, बट जस्ट सी दिस. आपके पास जो भी सिलेंडर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर. दिस इज अ फॉर्मूला विच इज अवेलेबल एवरीवेयर. बुक्स के पीछे भी अवेलेबल होता है. In any problem in which we have something like this, कोई बार अवेलेबल होगा, कोई सिलेंडर अवेलेबल होगा, उसका सेंटर ऑफ उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट वुड बी स्पेसिफाइड टू यू. तो assume that this thing is given to you directly. You do not calculate this. हाफ mr स्क्वायर आपको गिवन था फॉर दिस सिलेंडर. आपका जो बार लिंक 1 जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एट द सेंटर ऑफ रोटेशन हाफ 1/3 ml स्क्वायर. अब ये हमने खुद निकाला है. अब ये हमने खुद ऐसे निकाला है. इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ एंड लेट मी स्विच टू द पेन. यस. अब हमारे पास ये बार है. ठीक है? इसकी लेंथ है L1. ठीक है?
ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो I'll just call this G. JG, अगर मैं क्वेश्चन में आपको दूंगा, आई वुड गिव यू JG. JG would be 1/12 ml1 squared. This is the moment of inertia of a rigid bar about its center of gravity. सही हो गया? अगर मुझे सेंटर ऑफ रोटेशन पे निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है? अगर ये एक बिल्कुल सिमेट्रिक बार है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड बी एट द सेंटर ऑफ द बार. तो जो एज से लेके जी का डिस्टेंस आएगा दैट विल बी L1/2. हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला होता है J0 = JG + MD². हमारे केस में D कितना है? D is L/2, JG is 1/12 ml². तो 1/12 I'll just use L1 में बार बार नहीं लिख रहा, तो this is ml² plus m L/2 का squared. This becomes 1/12 ml² plus 1/4 ml². इसका आप LCM लेंगे, this changes to 1/3. You can just add them in your calculator, 1/12 and 1/4. ठीक है? So this is the moment of inertia of a rigid bar at one of its end point के ऊपर होता है. I would likely provide you this thing. मैं usually आपको center of gravity के ऊपर inertia किसी भी body का दे दूंगा. I will not give you the exact value. वो आपको parallel axis theorem लगा के निकालनी पड़ेगी. The parallel axis theorem is JG plus MD². सही है? तो if you know this, then हमें सारी displacements पता थी, हमने सब कुछ replace करा दिया. आगे का काम exactly वही है जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं. जितनी भी red terms हैं ये सारी displacements जो हमने पीछे से replace कराई. ठीक है? तो हमने x छोड़ दिया, थीटा पी जो था हमारे पास, थीटा पी हमने यहाँ पे रिप्लेस करा दिया, थीटा 1 रिप्लेस करा दिया, थीटा पी एंड थीटा 1 आर द सेम थिंग. x2 रिप्लेस करा दिया, थीटा सी रिप्लेस करा दिया, x2 रिप्लेस करा दिया. J1 आ रहा था रिजिड बार का, J1 को यहाँ पे रिप्लेस करा दिया. JC आ रहा था फॉर द सिलेंडर, वो हमने यहाँ पे रिप्लेस करा दिया. तो एवरीथिंग इज नाउ इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल विच इज x. ठीक है? इक्विवेलेंट सिस्टम का x आपके पास half mx² है. कैंसिल आउट x on both sides, you end up with the equivalent mass. इसमें कोई स्पेशल ट्रिक इन्वॉल्व नहीं है. सिंपली आपने x दोनों साइड से कैंसिल किया and you end up with the final answer. सही है? ये चीज समझ में आई है? You might need to try this by hand. It's not complicated. It is just long. सिर्फ बड़ा है, but it is not. This is not new information. इसमें कोई नई information नहीं है पिछले सवाल में. Exact same चीज mentioned. सही है? तो if you have any question, you can ask me. Otherwise, I'm done. तो सर अगर हम rigid link 2 जो है, rigid link 1 जो है, अगर हम उसके 2 assume करते हैं, तो किस तरह से proceed करेंगे हम? Okay, this is a good question. Look, if anybody wants to leave at this point, they are free to leave. ठीक है? But this is an important point. You should hear this out. ये rigid link का है ना, तो इसकी जगह पे I would have written half JG θ1² plus half M1 और xg.². अब xg क्या होता है? xg would have been θ1 L1 divided by 2, क्योंकि सेंटर में होगा ना, यहाँ पे xg होगा, तो ये रेडियस जो इसका हो जाएगा वो L1/2 हो जाएगा. ठीक है? तो दिस वुड एक्चुअली गिव यू द एग्जैक्ट सेम थिंग. अगर आप खुद सोचें तो ये आप एक सेम काम कर रहे हैं. JG की जगह पे 1/12 ml² आ रहा है. यहां पे आप जब इसको स्क्वायर करेंगे इस पूरी चीज को, तो वही 1/4 की टर्म यहां से आ रही है, 1/12 की टर्म यहां से आ रही है. They will add together automatically, will give you 1/3. ठीक है? तो चाहे आप दोनों को यहाँ पे लिख दीजिए. यहाँ पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे. जो काम आपने पहले सेपरेटली किया था वो आप सेम काम इक्वेशन के अंदर कर. You get this? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि 1/12 और 1/4 इसके अंदर भी आ रहा है, वही 1/3 आंसर आएगा इसका. हाँ, सही. ठीक हो गया. Anything else? नहीं है? ठीक है बेटा. तो लेट्स एंड दिस थिंग. और वैसे अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी. प्रिपेयर फॉर क्विज नेक्स्ट वीक. अब मैं एक लेक्चर और करना है.
ठीक है इसका। तो ज़ाहिर है मंडे को पता नहीं छुट्टी है कि नहीं है। इफ देयर इज अ वेकेशन आई विल अनाउंस अ मेकअप क्लास फॉर दैट एज वेल। अदरवाइज हमने एक लेक्चर और करना है, उसके बाद इस चीज़ का क्विज होगा, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सही। थैंक यू वेरी मच। मैं इस लेक्चर को अपलोड कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ अभी कर दूँ ताकि आपके पास ये एक्सेसिबल हो और यू कैन रिव्यू ऑल ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।